अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और सबका दिन अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा, तो ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो का जो पर्पज़ है, मकसद है, वो ये है कि हम इस वीडियो में जो है बेसिकली वीज़ा प्रोसेस के बारे में ज़रा बात कर लेंगे और उसका वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। हम जिस वीज़े की बात कर रहे हैं और एज़ अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं अमेरिका में, उस वीज़ा कैटेगरी को कहते हैं F1 वीज़ा। और पिछली वीडियोज़ में हमने देखा कि हमने कॉमन एप्लीकेशन के बारे में बात की, हमने जो है उसमें रिसर्च करना, जो हमें रिसर्च कैसे करनी है उसके हमने बारे में बात की, स्कॉलरशिप्स कैसे निकालनी उसके बारे में। और इसके अलावा फिर मैंने एक अपना ज़ाती जो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये वीडियो मेरे ख़्याल में बड़ी शॉर्ट रहेगी, लाइक नॉमिनल उसके टाइम की होगी इंशाअल्लाह। तो आइए ज़रा हम जो है प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो ख़वातीन और हज़रात, ये है कि प्रोसेस बड़ा सिंपल है। तो उसमें मतलब आपने फ़ीस जमा करानी है, बमुश्किल अगर कुल मिला के देखे जाए तो 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो है मुबारक हो, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हो आपके लिए। और एडमिशन हो गया आपका। अच्छा, एडमिशन जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए जो SEVP वेरीफाइड हों। तो ये SEVP बेसिकली आप कह लें कि जैसे हमारे HEC, जैसे अगर HEC वेरीफाइड टेस्टेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो यहाँ जो है USCIS जो है, जो यहाँ की इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है, उनकी नज़र में जो है वो सिर्फ एजुकेशनली अटेस्टेड ना हो, वेरीफाइड ना हो, बल्कि उनके जो इमिग्रेशन वाले हैं या जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उनकी नज़रों में भी वो वेरीफाइड हो। तो आपने जो है अप्लाई किया, और बहुत चांसेस यही होते हैं कि जो मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं जिन कॉलेजेस में, वो SEVP जो है वेरीफाइड होंगे। तो आपका एडमिशन मिल गया, आपने जो है जो भी कॉस्ट वगैरह थी, लोकेशन थी, और जो सारे फैक्टर्स आप लोग जो स्टूडेंट के थे या जो उनके घर वालों के थे उनको नज़रों में रखते हुए आपने जो है एक यूनि सेलेक्ट की। वहाँ से आपने उनको बोला भाई मैं आपके साथ इनरोल होना चाह रहा हूँ। अब वो क्या करेंगे, वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। मसलन आपके जो है वो ले लेंगे अपना बैंक स्टेटमेंट लेंगे, वो बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे, आपका नाम, आपका पासपोर्ट और जो एड्रेस वगैरह के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली आपसे वो मांगेंगे, और वो आप उनको देंगे जो यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन्स डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब आपने एडमिशन्स डिपार्टमेंट को जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड की। उसके बाद ये होगा, वो आपको इन रिटर्न जो है वो एक I-20 जो है डॉक्यूमेंट है। अच्छा, I-20 जो है डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनको जो स्टूडेंट्स इनरोल करते हो वो उनको देती हैं। तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो अगेन यहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, जो मिनिस्ट्री है यहाँ की, वो इशू करती है, मतलब वो उससे अटेस्टेड होता है, और यूनिवर्सिटी जो है वो उनके बिहाफ पे स्टूडेंट्स को वो I-20 डॉक्यूमेंट देती है। अच्छा, I-20 डॉक्यूमेंट जो है वो ये नहीं है कि आप I-20 डॉक्यूमेंट आपने मंगवा लिया, आपको मिल गया, अब आप ज़ाहिर है मतलब अपॉइंटमेंट बुक कर लें, ऐसे नहीं हो सकता। उसमें ये होता है कि आप उसके साथ जो है एक फ़ी होती है, सर्विस फ़ी। अच्छा, सर्विस जो होता है बेसिकली आप कह लें आपका स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब जैसे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, सिमिलरली जो स्टूडेंट का जो यहाँ आइडेंटिफिकेशन ID नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो उसको कहते हैं सर्विस ID। तो ये जो सर्विस ID है, ये इसकी एक फ़ीस होती है। वो एक पोर्टल होता है इन्हीं का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है अगेन, तो ये वहाँ जाके आपको सबमिट करानी होती है। उसके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर बेसिकली USCIS करके यहाँ ऑर्गेनाइज यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, तो ये पूरा ये सारा जो कुछ मामला होते हैं वो मैनेज करते हैं। इस जो I-20 के मामला होगा, स्टूडेंट रिलेटेड होगा, या जो भी यहाँ के फर्दर जो प्रोसेस होते हैं। मगर बहरहाल बात यह है कि आप वो सर्विस ID जो है आप उसकी फ़ीस भरते हैं, वो होती है तकरीबन $350। और एज़ ऑफ नाउ ये चेंज भी होती है, वेरिएबल होती है, कभी बढ़ भी सकती है, कभी कम हो जाती है, मगर ये ऑन एवरेज मतलब बहुत कम होता है कि चेंज होती है। अभी फ़िलहाल $350 ही है। तो ये आप सर्विस ID जो है, ये सर्विस ID की जो फ़ीस है, ये बेसिकली आपका अमेरिका में जो लीगल स्टेटस है, एज़ अ स्टूडेंट जो आपका लीगल स्टेटस है, वो सारा इस सर्विस ID पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सर्विस ID जो है वो बंद हो जाती है, रिवोक कर दी जाती है या कैंसिल हो जाती है, तो आप बेसिकली अमेरिका के अंदर इलीगल हो जाते हैं। तो सर्विस ID जो है वो उसको
इन स्टेटस रखना, एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी एक दफ़ा कैंसिल हो गई तो आगे जाके जो आपके जॉब के मसले हो गए या ग्रीन कार्ड के मसले हैं, जो प्रोसेसेस हैं आगे मज़ीद, वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे की ये एक दफ़ा कैंसिल हो जाए, रिवोक कर दी जाए, अब वो किस वजह पे है वो डिपेंड करता है। आपने कोई लीगल काम कर रहे थे, उसमें पकड़े गए, कोई भी वजह हो सकती है। मगर ये है कि ये सर्विस आईडी एक दफ़ा आपको मिल गई, अब ये सर्विस आईडी आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको ये मिल गया। ये इसके साथ आप जो है अमेरिका के अंदर जो है एक आप लीगल स्टेटस आपने इख्तियार कर लिया। ठीक, आपने ये फ़ीस जमा करा दी, $350 ये आपने जमा कराए, ये आपको आईडी मिल गई, ठीक है, आप इनरोल हो गए अमेरिका के अंदर, लीगल हो गए। अब इसके बाद क्या है, अभी भी आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। इसके बाद बस एक और स्टेप होता है, वो ये है कि अपॉइंटमेंट इटसेल्फ बुक कराने की फ़ीस वो होती है $185, $185 उसकी फ़ी है। और ये पाकिस्तान में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब मैंने जमा कराई थी तो ये एलाइड बैंक से इसका मतलब आपको चालान निकालना पड़ता है और एलाइड बैंक जाके आपको ये चालान जमा कराना होता है। अब वो 185 की जो भी कन्वर्जन बनती है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। जो भी चालान आपको ई चालान मिलेगा वो ई चालान प्रिंट कर दें, और वो प्रिंट करने के बाद उसको एलाइड बैंक लेके जाएंगे, तो जो भी अमाउंट लिखा हुआ होगा उसका 185 का इक्विवेलेंट वो आपने जमा कराना। अब आपके पास जो है 185 जो है ये डॉलर्स आपकी जमा होगा। अब आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने की बारी आ जाती है। अब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मगर उससे पहले भी एक बस ये फ़ी जमा कराने के बाद और बुक करने से पहले एक बीच का स्टेप होता है। वो बेसिकली समझें, आप जब अपना अपॉइंटमेंट लेना ही होता है, आपने जब बुक कर रहे होते हैं उसी टाइम ये बेसिकली स्टेप, ये उसका एक आप कह लें 7 का स्टेप है। तो ये स्टेप होता है फिलिंग DS-160। इसमें आप DS-160 फिल करते हैं। वो एक फॉर्म होता है जो आपका बेसिकली अपॉइंटमेंट के टाइम जो है जब आप बुक कर रहे होते हैं, तो वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है, बेसिकली आपने जो कुछ DS-160 में लिखा होता है उसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी डालते हैं, ठीक है। उसमें आप अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेसेस हैं या रिलेटिव्स हैं, काम किया है, आपका स्टेटस क्या रह चुका है, जो कुछ होता है बेसिकली समझें आप, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप उस DS-160 में फिल करते हैं। वो DS-160 समझें बेसिकली आपका DS-160 एक दफ़ा आपने उसको फ़िल आउट किया। अच्छा, DS-160 फ़िल आउट करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपने देखनी है, आपने सही फ़िल की हैं नहीं की हैं, और गलती का कोई मतलब मैं कहता हूँ गलती ना ही करें अच्छा है, क्योंकि ये फॉर्म पे बेसिकली आपका येस या नो डिसाइड हो जाता है, अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होता है। बेसिकली आपके आने से पहले ही जो है वो वीज़ा ऑफिसर आपका DS-160 निकाल लेता है और वो DS-160 पूरा छान के देख लेते हैं कि भाई ये बच्चा एलिजिबल है नहीं है। वो जो इन पर्सन इंटरव्यू होता है वो एक मैं कहता हूँ फॉर्मेलिटी होती है। बहरहाल आपने ये DS-160 बड़े एहतियात से, इत्मीनान से बैठ के आपने भरना है, तहम्मुल से। जो भी इंफॉर्मेशन है सच लिखें, कोई झूठ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके कोई भी उन्हें शक हुआ कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ऑन द स्पॉट आपका रिजेक्शन है। तो फाइनली आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए, आपने I-20 मंगवा लिया, आपने सर्विस की फ़ी भर दी, आपने अपॉइंटमेंट की फ़ी भर दी, DS-160 भर दिया। अब फाइनली आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। ये अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में तो या तो इधर इस्लामाबाद में आपको मिलता है या कराची में। तो यहाँ दो इनके जो एम्बेसीज बनी हुई हैं, कॉन्सुलेट, यहाँ इनके क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं। इस्लामाबाद में ये होता है कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद जो है आपका KPK को, और जो गिलगित हो गया और पंजाब इटसेल्फ हो गया, मतलब मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कराते हैं। और फिर ज़ाहिर है जो बलूचिस्तान और जो सिंध के बच्चे हैं इंटीरियर के और कराची के, वो जो हैं क्या कहते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स कराची का जो एम्बेसी है वहाँ कॉन्सुलेट, वहाँ से वो अपने बुक कराते हैं। तो ये आप जो है अपॉइंटमेंट, अच्छा ये कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद में का बुक करें या कराची में। बुक करने को आप इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, कराची में। तो कराची में ये है कि वेटिंग टाइम्स वगैरह के मामले में कराची बेहतर है कंपेयर टू इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में ज़ाहिर है एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं और कराची में इस्लामाबाद के कंपैरिजन में एप्लीकेंट्स कम होते हैं। तो वो लोकेशन का कोई मसला नहीं होता। लोकेशन आप कराची, इस्लामाबाद, आप जो इस पर भी चाहें, जो आपको अफोर्डेबल हो, जो आसान हो, कन्वीनियंट हो, वहाँ आप बुक कर सकते हैं।
آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کر لیا، ڈیٹس آپ نے دیکھ لی. یہ ہے کہ بھئی یہ پروسیس جو ہے جتنا جلدی آپ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ پھر ظاہر ہے جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے اپوائنٹمنٹس کے جو سلاٹس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، میں کہتا ہوں جیسے مارچ اپریل تک آپ نے جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کر لیں یونیورسٹی وغیرہ کے معاملات، اور پھر جتنا جلدی ہو سکے یہ والا جو ویزے کا پروسیس ہے یہ شروع کریں. اچھا یہ ہے کہ اب آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرا لیا، آپ کراچی اسلام آباد جہاں بھی ہیں ان 2 جگہوں میں سے کہیں جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں یہ کہ بھائی ٹو بی آنیسٹ اس کے بعد جو ہے میں کہتا ہوں کہ لک کا فیکٹر ہے. لائک آپ کا DS-160 جیسے میں نے بولا کہ DS-160 جو ہے وہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. تو اگر آپ نے وہ صحیح سے بھر دیا تو سمجھیں مطلب آپ کو مل جائے گا، بہت ہائی چانس ہے کہ آپ کا مل جائے گا. آپ کے فائنینسز صحیح ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ جو ہے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ وہ صحیح ہے، آپ کے پاس کوئی مطلب آپ کے کوئی کیسز وغیرہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کا کوئی اسٹیٹس جو ہے وہ تھوڑا اس طرح سسپیشس سا لگے، تھوڑا مشکوک لگے آپ جس سے. تو ایز لانگ ایز اگر آپ کا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مور دین ہائیلی لائکلی ہے کہ بھائی آپ جب ان پرسن جائیں گے، جب آپ وہاں ایمبیسی جائیں گے، کانسولیٹ جائیں گے، وہ آپ کو ویزا دے دیں گے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ DS-160 جو ہے ظاہر ہے وہ ایک پیپر ہوتا ہے، وہ ایک حد تک کہتے ہیں کہانی بتاتا ہے. تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ان پرسن جا رہے ہیں، وہ ویزا آفیسر آپ سے کوئی سوالات وغیرہ پوچھ لے تو اس میں چانس یہ ہے کہ بھائی اس کا وہاں جو ہے آپ اس کا جو نظریہ ہے آپ کے بارے میں، جو اس نے ایک نظریہ رکھا ہوا تھا آپ کا DS-160 پڑھ کے، وہ کیا ہوتا ہے تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے. تو یہ جو ہے میں کہتا ہوں اس میں بہت سا اگر آپ کا چانس جو ہے لک کا بھی ہوتا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کی ڈاکیومنٹیشن وغیرہ صحیح ہے، فنڈس وغیرہ آپ جو ہیں وہ پروف کر سکتے ہیں کہ بھائی صحیح ہیں، کوئی منی ٹریل وغیرہ کوئی ایسا نہیں ہے مشکوک سا، کوئی اس طرح کی آپ نے کوئی حرکتیں نہیں کی ہوئی، تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اچھا میں ایز این انڈر گریڈ اگر بات کروں، انڈر گریڈ لیول پہ بہت آسان ہے. مطلب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انڈر گریڈ لیول پہ ہو سکتا ہے، لائک پاسبل ہے ٹوٹلی. یہ سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے اور جو جنرل دیکھا کہ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کو F1 ویزا جو ہے وہ بڑی آسانی سے ملتا ہے. بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے کہ آپ ریجیکٹ ہوں، اس میں اگین اس کو ویزا آفیسر کو فنڈس کا جو ٹریل ہے یا جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہ سمجھ آ رہی ہو، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریزن بن سکتا ہے. مگر میں نے دیکھا اگر آپ کے پاس اسکالرشپس ہیں، اگر اسکالرشپ ہے اور ایک ڈیسنٹ یونیورسٹی بھی، مطلب کوئی ٹاپ لیول کی بھی نہیں ہے کوئی، اور اگر آپ کے پاس اسکالرشپ ہے تو مور دین میں کہتا ہوں 90% چانس ہے انڈر گریڈ لیول پہ آپ کو وہ ویزا اپروو کر دے. یہ ہے کہ ماسٹرز PhD پہ ظاہر ہے تھوڑے معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے انہیں پتہ ہے کہ جیسے ماسٹرز وغیرہ لیول پہ جو ہے بچہ جو ہے وہ جیسے اصل میں F1 ویزے کا یہ ہے کہ وہ ایک نان امیگرینٹ ویزا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ بھائی ظاہر ہے وہ نان امیگرینٹ تو ہے، پھر وہ یہاں الگ ہوتی ہیں طریقے ہیں کہ آپ اس کو اپنا جو ہے اسٹیٹس چینج کریں، جیسے کرتے آئیں لوگ لیگلی، اور پھر گرین کارڈ حاصل کر لیں. مگر یہ ہے کہ مطلب فنڈامنٹلی جو ہے بنیادی طور پہ F1 ویزا ایک نان امیگرینٹ ویزا، مطلب اس پہ آپ کبھی اظہار نہیں کریں کہ میں جو ہوں پاکستان امریکہ جا رہا ہوں، سوری، کہ میں سیٹل ہوں، یہ کبھی نہ بولیں، کیونکہ وہ F1 ویزا کی شرط یہ ہے بھائی آپ نان امیگرینٹ ہیں، مطلب آپ یہاں سیٹل نہیں ہونے آ رہے، آپ پڑھنے آ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ چلے جائیں گے. اب ظاہر ہے وہ تو ویزا آفیسرس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے ایک کہانی ہے، مطلب ایسا کوئی سی نہیں ہے، مور دین لائکلی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے سیٹل ہی ہونے جائے گا. ظاہر ہے امریکہ آ رہا ہے، کون واپسی مطلب اپنے ملک جائے گا، ظاہر ہے امریکہ چھوڑ کے، امریکہ جیسی اکانومی ہو. مگر یہ ہے کہ آپ نے انٹینشن اپنا جو اظہار یہی کرنا ہے کہ بھائی میں سیٹل نہیں ہونے آ رہا. تو یہ جو ہے ماسٹرز لیول وغیرہ پہ جو ہے بیسکلی اس کا مقصد یہ میں بتانے کا یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بچہ جو ہے ذرا جو ہے اب یہ اپنا کریئر بنانے آئے گا، سیٹل ہونے آئے گا، یہ اسٹیج پہ آ گیا ہے. تو اس لیے وہاں جو ہے ذرا ویزا آفیسر وغیرہ جو ہے ہچکچاتے ہیں ویزا دینے میں، مطلب ریجیکشن زیادہ کرتے ہیں. یا ایک اور چیز کہلاتی ہے AP ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے، اس میں ویزا اکثر ڈال دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہوتا ہے، نہ آپ کا ویزا اپروو ہوتا ہے، آپ بیچ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ نے جو ہے AP کا جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ویزا آفیسر ہے یا جو بھی وہ چیکنگ بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، جو ان کے جو بھی اپنا وہ چیکنگ کرتے ہیں، اسکریننگ کرتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ پھنسے ہوئے ہیں، ابھی آپ مطلب آپ جا بھی نہیں سکتے، آپ کا پاسپورٹ بھی رکا ہوا ہے، اب آپ بیٹھے ہیں.
تو اس طرح جو ہے ذرا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پہ اس طرح مطلب جو ہے مشکلات تھوڑی کھڑی کرتے ہیں. اور جہاں تک انڈر گریڈ کی بات ہے میں یہ کہوں گا کہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی. تو بس یہ ذرا ایک پروسیس تھا. میں انٹرویو میرا کیسا ہوا وہ بھی میں شیئر کر دوں گا, اپنا ایکسپیرینس بتا دوں گا, اور باقی اس میں کیسے جانا ہے, کیا لے کے جانا ہے, وہ سب جو ہے میں اس کے اگلے پارٹ میں شیئر کر دوں گا. مگر فی الحال اس ویڈیو کے لیے میں ابھی اتنا ہی رکھتا ہوں. 15 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے, تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. چلیں تب تک کے لیے اللہ حافظ.